अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्टोराम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को महफूज बनाने और सरमायादारों के कारोबार को फ़रोग देने के लिए हुकूमत ने 2019 में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ऐलान किया। क्या आज हम वाकई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं? और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी में क्या हर्डल हैं कारोबार करने वालों को, और क्या वाकई पाकिस्तान ने इसमें कोई बेहतरी की तरफ कदम रखा है? और पाकिस्तान का जब 2018 में इस बिज़नेस पॉलिसी पर क्या रैंक था और आज क्या है, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद आसम साहब। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं खुर्रम आफ्ताब, आप मुमताज़ सनतकार हैं, ताजर हैं, CIS कंट्रीज़ के चेयरमैन हैं। नाज़रीन, से पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, रिपोर्ट में माहिरीन क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। पॉइंट ऑफ सेल से मैं लीगैलिटी की बात नहीं करूंगा, मैं जनरल प्रैक्टिकलिटी की बात करूंगा। प्रैक्टिकली हम जो है वो वक्त से ज़्यादा तेज़ चलने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ सेल, अब सबसे पहले तो ये देखा जाए, नो डाउट इट इज़ ए गुड थिंग, लेकिन देखा ये जाए कि क्या ये प्रैक्टिकली हमारे लिए, मतलब है कि इसमें काबिले इस्तेमाल ये चीज़ है, या लॉ ये काबिले इस्तेमाल है, या टेक्नोलॉजी ये काबिले इस्तेमाल है। भाई, बगैर तालीम के, बगैर एजुकेशन के, बगैर टीचिंग के, बगैर ग्रूमिंग के, आई थिंक के ये जो है वो हवा में तीरबाजी करने के मुताबिक ही होगा। और जितना मर्जी बाकी दूसरी एक और चीज़ जो है वो जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को हमारे पाकिस्तानी आवाम का पता ही नहीं है कि उनका प्रॉब्लम क्या है। आई थिंक के किसी भी कानून को बनाने से पहले, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले मुल्की जो हालात देखे जाएं, अवाम की कैपेबिलिटी देखी जाए, एबिलिटी देखी जाए, उसके बाद कवानीन को बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करें। ये नहीं है कि एकदम सर में डंडा मारा और जनाब जी वो जानवरों की तरह हाँकना शुरू कर दिया कि जनाब जी अब ये इसको इस तरह करें, इस तरह करें। दिस इज नॉट द गुड वे और इट इज नॉट इवन पॉजिटिव वे। जरूरत इस वक्त की है कि हम ऐसे लोगों को सहूलियत मैसर करें जो हमारे बिजनेसमैन हैं, कि इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इसके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, जो हमारे हायर हैं उनको हम निकालें, उनसे भरपूर फ़ायदा लें। तो हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़े, लोग टैक्स नेट में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट दें। उसका जो सी पैक के ज़रिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सी पैक जो हमारा एक डीप सी है वहाँ पे, जो उसके लिए उससे हमारा मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी चेंज आने वाली है इस मुल्क के अंदर। तो इन्वेस्टर्स इस मुल्क के अंदर आ रहे हैं, इस मुल्क के अंदर अब अमन हो रहा है। तो इसमें ईज़ डूइंग ऑफ बिजनेस से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, जॉब क्रिएट्स होंगी, इन्वेस्टमेंट्स होंगी और मुल्क जो है वो तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला। आसम साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी है क्या, और ये मुतारफ़ क्यों करवाई गई थी, और उसका कौन से ममालिक से ये तस्वर लिया गया था? इसका बेसिकली बैकग्राउंड जो है ना वो इससे 20 साल पुराना है। ये बेसिकली 2002 में ये वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें डूइंग बिजनेस प्रोजेक्ट था वर्ल्ड बैंक का। उसमें उन्होंने कुछ पैरामीटर्स इनिशियली जो है ना 5 पैरामीटर्स उन्होंने डिफ़ाइन किए, जिसके ऊपर रख के उन्होंने डिफरेंट इकोनॉमीज़ को परखा कि यहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमीज़ जो है उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कैसी है, कि कारोबार में पैरामीटर में सिर्फ ममालिक के तमाम ममालिक को देखा गया। शुरू में इसमें 130 के करीब कंट्रीज थे, ठीक है, जिनको बाद में बढ़ा के 190 के करीब ले गए। वो 190 इकोनॉमीज दुनिया की उन्होंने टेस्ट की, ठीक है, उन पैरामीटर्स के ऊपर, ठीक है। और वो पैरामीटर्स की तादाद भी ओवर द पीरियड उन्होंने बढ़ा के 10 के करीब जो है ना पैरामीटर्स ले गए, ठीक है। और वो ऐसा ही है कि जैसे किसी मुल्क में कारोबार करने के लिए डिफरेंट जगहों पे जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, डिफरेंट किस्म के सानिया, जैसे लोन लेना है, जैसे रजिस्ट्रेशन है डिफरेंट इदारों के साथ, उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की, अपनी केस स्टडी सबमिट की, फिर एक उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट कंपाइल की, ठीक है, जिसको उन्होंने पब्लिश किया 2003 में। तो पहली जो रिपोर्ट थी इस सिलसिले में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर आई वर्ल्ड बैंक की तरफ से, वो 2003 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और उसमें फिर उन्होंने हर मुल्क की जो असेसमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली उसको एक रैंक एलोकेट किया, ठीक है। और उसमें ज़ाहिर डेवलपिंग कंट्रीज़ भी थे और अंडर डेवलप कंट्रीज़ भी थे, लो इनकम कंट्रीज़ भी थे। सो अकॉर्डिंगली पाकिस्तान का नंबर कौन सा था उनमें? स्टार्ट में 2016 तक तो पाकिस्तान जो है ना 150 से ऊपर ही रहा है, 156 155 नंबर था, 150 से ऊपर ही रहा है। लेकिन 2016 के बाद इसमें थोड़ी सी तेज़ी आई और इसमें काम भी हुआ, उस वक्त की गवर्नमेंट ने कुछ काम किया
और फिर 2018 में जब ये न्यू गवर्नमेंट आई है, इनको तो इनिशियली स्लोगन भी था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसके आएगी। पैरामीटर आसिम साहब थोड़ा सा पैरामीटर पे हम थोड़ा सा गुफ्तगू, देखिए अगर वो इसमें 5 पैरामीटर पहले क्या थे, 10 कौन से हुए? 10 जो पैरामीटर्स हैं उसमें सबसे पहले तो होता है कि एक कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी किसी भी मुल्क में अगर रजिस्टर करवानी है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, राइट फ्रॉम स्टार्ट के जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो उसको किस किस इदारे में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, टाइम कितना लगता है और कॉस्ट कितनी लगती है, और उसमें जो फाइनली इंसॉल्वेंसी तक का जो पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, बिजनेस करने और फिर उसको इंसॉल्वेंसी या वाइंडिंग अप या क्लोजर तक का जो पूरा प्रोसीजर है, उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया और उसके ऊपर उन्होंने अपने रिसर्च की कि हर स्टेप, जैसे लेट्स से एक फॉरेन इन्वेस्टर है, अपने अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से अपने अपने स्टेप होते हैं कि मुख्तलिफ हर किसी के होते हैं? बेसिकली ओवरऑल पैरामीटर जिसके ऊपर परखते हैं वो तो सेम ही है। जैसे पाकिस्तान में अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो सबसे पहले BOI के पास जाना होता है उसको। ठीक है, तो वो देखते हैं कि BOI ने कितना टाइम लिया ओवर द पीरियड, कितनी कॉस्ट लगी, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी जी, उसके बाद SCCP का रोल आता है, उसके बाद FBR के साथ रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है, उसके बाद वन कस्टम VBOC का रोल है। तो हर डिपार्टमेंट जो है वो कितना टाइम ले रहा है और उसमें ओवर द पीरियड जो टाइम लैग है कंपनी रजिस्ट्रेशन में, बिजनेस करने में, वो टाइम में क्या शॉर्टेज हुई है। फिर जो ईज़ है आपकी फाइनेंसिंग लेने में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2018 में पाकिस्तान कहाँ था और अब कहाँ है, जब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है? उसके बाद जब PTA की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान जो है ना, उससे पहले मैंने आपको बताया ना 157 नंबर पे फॉल। ठीक है, इन्होंने 300 रिफॉर्म्स जो है ना ओवर द पीरियड इंट्रोड्यूस, ये 3 साल में? जी। उसमें जो है ना सारे इदारे शामिल हैं, जिसमें BOI है, ठीक है, जिसमें PEC है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, जिसमें LD है, जिसमें SCCP है, जिसमें WAPDA है, बैंकिंग सिस्टम है, उसके बाद जुडिशल सिस्टम है, उसके बाद VBOC का इदारा है, वन कस्टम जो है। तो ये सारे जो इदारे हैं इन सब में मिल मिला के, जैसे चैम्बर है, जैसे ये CPEC अथॉरिटी है, तो इनमें मिला के टोटल 300 रिफॉर्म्स PTA गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई। अब उसके बाद पाकिस्तान जो है अपने जो ओवरऑल टोटल 190 में 108वें नंबर पे है इस वक्त पाकिस्तान, यानी कि 36 पॉइंट्स जो है ना पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया, अब 108 नंबर पे 108 नंबर पे है। ठीक है, और जो हमारा अपना डोमेन है, जैसे जिसमें कोई लगभग कोई 20 के 30 कंट्रीज़ हैं, उसमें पाकिस्तान 17वें नंबर पे है। ठीक है, तो इंडिया इज़ ऑन द 4th और वियतनाम जो है वो 6ठे नंबर पे है। दीज आर इमर्जिंग इकोनॉमी। जैसे पहले नंबर पे कौन सा मुल्क है ओवरऑल कंट्री, ओवरऑल में 190 बिजनेस के बाद सबसे ज़्यादा कौन सा? न्यूजीलैंड छोटा कंट्री है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, अकॉर्डिंगली वो सबसे। अच्छा, जिस पाकिस्तान के 90 रियासती इदारे हैं, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से इदारे सबसे ज़्यादा अहम है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाले जिन्होंने काम किया है? देखें, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये फॉरेन इन्वेस्टर के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इदारा है वो SCCP है। ठीक है, BOI तो इनिशियल सिक्योरिटी करता है उसकी, और वो इस पे बेस पे करता है कि ये जो कंपनी आ रही है ये फेक कंपनी ना हो, ठीक है, लेजिटिमेट कंपनी है और इसकी कोई बैकिंग हो अपने कंट्री में। ये पहले कितने दिन में रजिस्ट्रेशन होती थी कंपनी की? प्रीवियसली इट वाज मोर देन 12 वीक्स। ठीक है, अब उसको रिड्यूस करके उन्होंने 8 वीक्स तक लेके आ गए हैं वो, और उसमें 8 वीक्स के बाद वो अब उस कंपनी के बारे में लाइसेंस देते थे। वो मैं थोड़ा सा पढ़ा था, SCCP के ऑफिसर से मेरी बात भी हुई थी एक फंक्शन में। वो कह रहे थे पहले तो हम रजिस्ट्रेशन करते थे, तो वहाँ जब रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ FBR के साथ भी लिंक कर दिया जाता है, सोशल सिक्योरिटीज़ के साथ भी तमाम। जी जी, उसमें BOI जब अपनी सिक्योरिटी कंप्लीट कर लेता है, होता ये कि दोनों मुल्क की एम्बेसीज इंगेज होती हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बेस पे। ठीक है, जब फॉरेन इन्वेस्टर अपनी कंपनी का डॉक्यूमेंट देता है तो BOI उसको फॉरवर्ड करता है उस मुल्क में जो पाकिस्तान का कॉन्सुलेट होता है, वेरीफाई करने के लिए कि ये लेजिटिमेट कंपनी है, कोई फेक कंपनी नहीं बन रही, तो इनके वहाँ पे भी कंपनी है कि नहीं है, तो ताकि ये हो जाए कि कोई फेक कंपनी जस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस तरह की कोई चीज़ें हो। ठीक है, जब BOI लाइसेंस दे देता है उसको फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसके बाद उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन का मरहला आता है SCCP में। ठीक है, अब SCCP में प्रीवियसली SCCP ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। प्रीवियसली जितने प्रोसेसेस थे वो सारे कौन कौन से स्टेप FBR ने और SCCP ने कौन कौन से स्टेप लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस FBR और SCCP ने जो सबसे बड़ा इस वक्त स्टेप लिया है वो वन विंडो ऑपरेशन है, जिसमें जैसे ही एक PVT आप रजिस्टर करवाते हैं SCCP के साथ, आपको ऑटोमेटिकली NTN एलोकेट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। SCCP में रजिस्ट्रेशन के वक्त NTN भी आपको मिलेगा? NTN विद इन 24 आवर्स आपको NTN एलोकेट हो जाता है। वन विंडो एंड इंटीग्रेशन होगी ना 2 डिपार्टमेंट्स की। जी जी, सो इसी तरह अब बैंक्स ने उनके साथ काम किया है। बैंक्स में ये होता है कि वो अपना जब KYC प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होते हैं
नो योर कस्टमर का प्रोसेस, तो उनको उस वक्त अपने कस्टमर की SCP के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़। तो प्रीवियसली इट वाज अ मैनुअल प्रोसेस। जी जी। सो राइट नाउ उन्होंने इसको ऑटोमाइज़ किया है, बैंक एक्सेस कर सकता है SACP का बैंकर मॉड्यूल जो है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस कंपनी की। सही तो है। सर्टिफाइड कॉपीज़ ईजिली वहाँ से उनको मिल सकती हैं। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जिससे काफ़ी तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते का टाइम जो है रिड्यूस हो गया। ठीक है, मैं आप दोबारा आसम साहब आपकी तरफ आऊँगा और FBR ने जो स्टेप लिया उनके बारे में तफसील से बात करूँगा। लेकिन खुर्रम आफ्ताब साहब, आप क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, सनतकार भी हैं, CIS जिसको 14 ममालिक हैं आपके उसमें कंट्रीज़ में शामिल हैं, उसके आप चेयरमैन भी हैं, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो हुकूमत की पॉलिसी है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? इन 3 सालों में क्या आप समझते हैं तब्दीली आई, उसकी वजह से कोई बेहतरी की तरफ कदम गया? हर बंदे के मुंह में यही सवाल होता है कि क्या ईज ऑफ डूइंग में, लेकिन ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये कि थोड़ा सा ना हमारे लोगों को, हमारे आवाम को भी सोचना पड़ेगा जी कि वी हैव टू कम स्टेप फॉरवर्ड। जी थोड़ा जी सा हमने भी सही चलना है, सीधा चलना है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आना है। जी जी हम खुद भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन जो गवर्नमेंट जिस तरह चाह रही है जी जी वो गवर्नमेंट उस चीज़ देने पे तैयार है, लेकिन लोग भी तो टैक्स पे करें ना। लोग भी टैक्स सिस्टम में नहीं आ रहे, टैक्स नेट में नहीं आते, डॉक्यूमेंटेशन लोगों की ठीक नहीं है। तो टू दैट एक्सटेंट मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की जो अप्रोच है वो तो बार बार कह भी रही है, और हमारे पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं, एसोसिएशन हैं, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। ख़ास तौर पे हमारी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करें तो दे आर ऑलवेज देयर फॉर एवरीथिंग। हर किस्म के किसी भी प्रॉब्लम है तो दे आर देयर टू टेक अप योर मैटर। जी अब जी वो उसको मसले को सुनते भी, हल भी कर रहे हैं, कोशिशें भी कर रही हैं। और जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात है, उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है, शायद ना हो, मैं गलत भी हूँ, उसमें मुझे ये महसूस आता है, जो मैंने फिजिकली उसको आजमाया भी है, देखा भी है बहुत क्लोजली, उसमें गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका दरमियान डिस्कनेक्ट नजर आता है। जी जी दे आर नॉट कनेक्टेड। फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपस में डिस्कनेक्ट नजर आती है। फिर जब हुकूमत ने चैम्बर के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से कोई मुआहदा भी किया था उसको फॉरेन इन्वेस्टर को लाने के लिए, तो आप समझते हैं चैम्बर ने वाकई उस पर काम किया है? नहीं, चैम्बर तो हर वक्त काम कर रही है, बट काम चैम्बर तो अपने एंड तक एक काम कर सकती है, उसके बाद तो डिपार्टमेंट्स ने काम करना है। अब उसमें क्या इंटरेस्ट है कि फॉरेनर पाकिस्तान आ जाए, या पाकिस्तान में जो लोग हैं वो फर्दर इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करें। आज से कुछ साल पहले खुरम साहब, पहले तो एग्जीबिशन लगाई जाती थी, फॉरेन इन्वेस्टर को बुलाया जाता था, दूसरे लोग उसमें शामिल होते थे, फिर पाकिस्तान की ताजिब बरदरी दूसरे ममालिक में जाके एग्जीबिशन में शामिल होती थी, अपने प्रोडक्ट हैं उनको मुतारफ़ करवाया जाता था। अब वो कॉन्सेप्ट कहाँ गया? सर अब तो जब से कोविड आया तो दुनिया बिल्कुल एक चेंज हो गई। दुनिया अब हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है, एंड दैट्स ऑल्सो इवन अब देखें अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर कोविड के बाद से पाकिस्तान में कुछ रुक गई है। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाजी ने इस मुल्क में इस कोविड को हैंडल किया, इसकी तो सर मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। जी जी दुनिया खुद कहती है हम पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको चेक है, उन्होंने क्या किया। हमारी तो इंडस्ट्री वक्त बूम कर रही है। मुझे इस वक्त पाकिस्तान में ये नहीं पता कौन सा कारोबार नहीं चल रहा। मुझे कोई बंदा एक कारोबार बता दे, मैं लोगों दोस्तों से पूछता हूँ कि भाई मुझे कोई एक कारोबार बताओ जो पाकिस्तान में नहीं चल रहा। इस वक्त टेक्सटाइल बूम कर रही है, आप पैकेजिंग इंडस्ट्री उठा लें, आप ऑटो इंडस्ट्री उठा लें, जो मर्जी इंडस्ट्री उठा लें, बूम कर रही है। एंड दिस इज द राइट टाइम टू कम फॉरवर्ड, एंड आपका जो पोटेंशियल है। अच्छा, आपकी ताजिब बरदरी तो ज़्यादातर वो शिकवे करते नज़र आते हैं जनाब, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है वो बिल्कुल उसको तरफ तवज्जो हुकूमत की नहीं है। ये छोटे छोटे आप क्या समझते हैं वाकई नहीं, यहाँ पे हडल है? नहीं, कॉटेज इंडस्ट्री में बिल्कुल हर्ड है। कॉटेज इंडस्ट्री में बात है कि मैंने पीछे भी कहा था कि कॉटेज इंडस्ट्री को एक तो इजी फाइनेंसिंग दी जाए, जी जी और कॉटेज इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लाया जाए। कॉटेज इंडस्ट्री को हम लोग एक स्पेशल पैकेज दिया जाए जी जी जिसपे उनको फाइनेंसिंग इजी हो। और जो कॉटेज इंडस्ट्री अगर बैंक चली जाए कि उन्हें लोन लेना है, तो वो तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा है बैंकों की, वो तो फिर उसको पूरी कर ही नहीं सकता। जी जी तो कॉटेज इंडस्ट्री बेसिक, और हमें ये भी समझना भाई कॉटेज इंडस्ट्री आप कहते किसको है, उसका वॉल्यूम क्या है। जी जी 800 मिलियन है, 1500 मिलियन है, 500 मिलियन, उसका मिलियन है क्या, उसका रोल है कि वो कब जाके कॉटेज इंडस्ट्री आती है। और फिर कॉटेज इंडस्ट्री सारी हमारे रेजिडेंशियल एरियाज में लगी हुई है, उसको बाहर लेके आने की जरूरत है। कॉटेज इंडस्ट्री को बाहर लाएं। एक तो कॉटेज इंडस्ट्री रेजिडेंशियल एरिया में, जिसकी वजह से वो रेजिडेंशियल मीटर्स पे चल गई है, एक तो वो कमर्शियल मीटर पे आ जाएगी, फिर वो टैक्स नेट में भी आ जाएगी, आपके एक्सेस में भी आ जाएगी। और कॉटेज इंडस्ट्री का तो सब बहुत ज़्यादा स्कोप है। देखा ना, हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है वो कॉटेज इंडस्ट्री के बगैर नहीं है। एक्सपोर्ट हम कॉटेज जो इंडस्ट्री है उसको हमारे बगैर नहीं बढ़ा सकते ना उसको। जितने भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैं, यही तो बैकअप करते हैं इंडस्ट्री को।
जी जी वो हमारे जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं, हमने हजारों स्पेयर पार्ट्स लेने हैं, मैकेनिक्स हैं, हजारों चीजें इंडस्ट्री के अंदर। जी जी तो वो ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हमें बैकअप करती है। जी जी और ये अगर स्ट्रांग नहीं होगी, ये अपडेटेड नहीं होगी, एक बार टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, तो हमारी जो एक्सपोर्ट होगी इंडस्ट्री उसको डायरेक्ट। आसम साहब, जिस तरह अभी खुरम साहब ने बड़ी अच्छी तरफ हमारा इशारा करवाया कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ, को एफबीआर ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिए इनको, या हुकूमत ने कोई ऐसे स्टेप लिए जो इनको कॉटेज इंडस्ट्री है इसको वाकई कमर्शियलाइज किया जाए, इसकी तरफ लाया जाए, लोगों को कमर्शियल मीटर की तरफ, ये टैक्स नेट में भी आए, टैक्स भी अदा करें, और इसके लिए कोई लाहेअमल तैयार किया है एफबीआर ने या हुकूमत ने? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लूँगा। नाजरीन, यहाँ लेते हैं छोटा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी आसम साहब, जहाँ तक बात है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की, तो इस दफ़ा फर्स्ट एवर इन द हिस्ट्री एफबीआर ने इसमें इंट्रोड्यूस करवाई है। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज जो मैन्युफैक्चरर है उसमें 100 मिलियन और 250 मिलियन की लिमिट उन्होंने लगाई, लिमिट रख दी, ये तो अच्छी बात है। देखो ये पहली दफ़ा हुआ है ये भी। जी। उसके लिए टैक्स की बड़ी लिवरेज उन्होंने दी है, रेट्स बहुत कम रखे हैं, और उसमें उन्होंने ऑप्शन ये भी दी है कि फाइनल टैक्स रजीम में चले जाएं या नॉर्मल टैक्स 1% देकर फाइनल टैक्स रजीम में। जी एग्जैक्टली। और 250 मिलियन जो टर्नओवर जिसका होगा उसके लिए रेट उन्होंने 15% रखा है, 100 मिलियन तक 7.5% नॉर्मल टैक्स रजीम में, ठीक है। और फाइनल टैक्स रजीम में 0.50 और 0.75% उन्होंने रखा। तो इसका मतलब है कि वो स्मॉल मैन्युफैक्चरर को एक बूस्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। उसको टैक्स नेट पे लाने के लिए। और इसमें ये है कि अगर वो एफटीआर में जाते हैं 3 इयर्स तक वो एफटीआर में अपने इरिवोकेबल ऑप्शन रख सकते हैं। एफटीआर का फ़ायदा ये है कि आपने अपने प्रॉपर पीएनएल को सबमिट नहीं करना, अपने एक्सपेंसेस वगैरह डिक्लेयर नहीं करना, यू जस्ट गिव देम रिसीट वैल्यू और उसके ऊपर कितना आपका टैक्स कटा है वो डिक्लेयर करके एक सिंगल लाइन आइटम का वो शुमारा जमा करवा सकते हैं। सो उन्होंने तो एफबीआर वाली साइड से तो स्मॉल एंड मीडियम मैन्युफैक्चरर के लिए एक रजीम आ गई। रिगार्डिंग के उनको किस तरह से टैक्स नेट में लेके आना है, वो तो अब जब तक ये अपनी उस हर एरिया का सर्वे करके डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे कि, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री जैसे खुरम साहब ने बताया ये सारी की सारी रहायशी इलाकों में काम करते हैं, अपने घरों में काम करते हैं, छोटी शॉप्स में काम करते हैं, तो इनको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से शायद उनको इतनी अवेयरनेस भी नहीं होगी, क्योंकि अवेयरनेस सेशन उन तक पहुंच भी नहीं रहा ना कि जी आपके लिए ये रजीम हम लेके हैं। इतना एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए खुरम साहब ने कहा सबसे बेहतरीन अमल ये है, एक्सपोर्ट अगर बढ़ाना है तो इस इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो हुकूमत किस तरह उनको तो क्या सहूलियत दे सकती है? देखें, हुकूमत तो स्टेप्स ले सकती है ना, उनके लिए उन्होंने फाइनेंसिंग को भी आसान कर दिया, लो रेट पे फाइनेंसिंग भी अवेलेबल है। लेकिन जो व्हाट आई थिंक कि इसको जो चेंज को सेल करना है ना, वो उनको अभी तक नीचे ग्रास रूट लेवल पे, बिजनेसमैन के लेवल पे ये चेंज अभी पहुंच नहीं। अच्छा, जिस तरह हम बिजनेस की हम जब बात कर रहे हैं, कस्टम में भी कोई तब्दीलियाँ की गई जो इम्पोर्ट को आसान किया जाए, जो हमारे जो ताजिर बरादरी है उनके लिए आसानियाँ पैदा हों? कस्टम कोई नहीं, एक्सपोर्ट कोई नहीं, इंपोर्ट कोई नहीं, एक्सपोर्ट को भी उन्होंने आसान करने के लिए किया है। वन कस्टम, अब तो पाकिस्तान सिंगल विंडो ऑपरेशन इंट्रोड्यूस होने जा रहा है जी, जिसमें जो रजिस्ट्रेशन है सारी वो अंडर वन विंडो होंगी, ठीक है। और वन कस्टम को उन्होंने लिंक किया बैंक के सिस्टम के साथ, जिसमें उन्होंने आईएफ फॉर्म वगैरह बनाने होते हैं, तो इजीली पेमेंट उनकी बड़ी जल्दी प्रोसेस होती है। तो पहले ये वीबॉक का जो प्रोसेस था वो वीक्स पे मुहित था, और इसमें 3 to 4 वीक्स जो है ना वो लग जाते थे। अब उसमें बड़ा इजी प्रोसेस आ गया। अब तो बल्कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक सर्टिफिकेट लेना आपने, आफ्टर गेटिंग ऑल रजिस्ट्रेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट लें और आप कस्टम्स में चले जाएं, वन कस्टम में, और बड़ी इजीली आपको वो नंबर अलॉट कर देंगे आपका, और आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा जो कि आपको। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर जुडिशली का कोई किरदार रहा है इसमें, आप समझते हैं कोई? देखें, मैं आपका जुडिशरी का आपने सिस्टम इसमें पॉइंट मेंशन किया है। इसमें जो वर्ल्ड बैंक की जो रैंकिंग है 108, इसमें जो मैंने बताया कि 10 पैरामीटर्स है ना, इसमें एक पैरामीटर है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अच्छा, बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट है ना, इसमें पाकिस्तान डिटीरियोरेटिंग है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान आ रहा है जी, और उनको अपने, जब वो ज़ाहिर है वो उन्होंने जो वेंडर सब कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हायर करने हैं, इफ दे आर डूइंग सम बिजनेस लाइक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तान से ही हायर करेंगे, ठीक है। उनको अपने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ लोग जो है ना उनको चीट करते हैं। जी। अच्छा, इसमें जुडिशरी उस तरह से रोल प्ले नहीं कर रही, जुडिशरी ने उस तरह से उनको सपोर्ट नहीं किया। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे जो पाकिस्तान में आता है, जो जुडिशरी का जो फ्लॉ है वो उसकी वजह से भागता है, या हमारे जो बिहेवियर है हमारे रीइंफोर्समेंट नहीं है, रीइंफोर्समेंट नहीं है ना, जुडिशरी का फ्लॉ इसलिए है
कि अगर एक इंश्योरेंस एजेंट ने उनको फेक एडवांस पेमेंट गारंटी सबमिट कर दी है, लेके दे दी है, और दूसरी पार्टी डिफ़ॉल्ट कर गई है, तो वो उसको इन्फोर्स ही नहीं करवा सकते। जी जी। क्योंकि वो केसेस दर केसेस एक वीक में 500 के से ऊपर जजमेंट्स आती हैं। सो आपका केस लगेगा और फिर कब वो फैसला होगा, इतनी देर में पार्टी या सब कॉन्ट्रैक्टर कहीं कहीं निकल जाते हैं। तो मैं बजाते खुद ऐसे, क्योंकि मैं मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ और चाइनीज़ के साथ हम लोग काम करते हैं, सो वी नो कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं यहाँ पे। हमारी जुडिशरी में इतनी जान नहीं है कि ये फॉरेन इन्वेस्टर को क्विक रेजोल्यूशन उनको दे, उनके केसेस को रिजॉल्व करे और यहाँ पे उनको। मैं दोबारा आसिम साहब आपकी तरफ आऊँगा। खुरम साहब, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जिस तरह वो आके यहाँ बातें दिमागी का शिकार होता है, इन्वेस्टमेंट करता है, घबराता है, क्या वजूहत है? कोई ताजिर बरादरी या हमारे लोग ये उनके साथ जो ताल्लुक है उसको जोड़ना नहीं चाहते, शराकतदारी करना नहीं चाहते? तो आप क्या समझते हैं, क्या मसाइल है, क्या हडल होते हैं? ताजिर बरादरी से तो वो बहुत खुश भी है, पाकिस्तान से भी बहुत खुश है, एंड दिस इज द आइडियल कंट्री टू डू इन्वेस्ट इन बिजनेस इन पाकिस्तान। बट द प्रॉब्लम इज, जब वो ये देखता है ना कि अभी तो मैंने फैक्ट्री का बोर्ड ही लगाया और 25 डिपार्टमेंट मेरे पास आ गए, तो फिर उससे वो घबरा जाता है। वो कहता है अभी तो मैंने फैक्ट्री लगाई नहीं है और 100 डिपार्टमेंट्स आ गए, आमदनी शुरू नहीं हुई, हाँ जी, वो टैक्स 40 पहले लाख में लग आ गया जाते हैं है, जनाब। अब तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। उसको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लाना पड़ेगा। और जिस तरह मैं एसएमईज की बात, अभी हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट को कर्टेल्स कर रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट हमारी हो ही नहीं रही पक्ष में, तो फिर आप देखें कितना पोटेंशियल है पक्ष में, बनता कुछ नहीं है। हर चीज आप मुल्क में चाहना चाहते हैं, हर चीज बना दे पाकिस्तान में। जी जी। एसएमई को, कॉटेज इंडस्ट्री को, बिजनेसमैन को सपोर्ट करें, आपकी हर चीज आपकी। अच्छा, अफगानिस्तान में अब नई हुकूमत आ गई है, तालिबान आ रहे हैं, अब इसको अपनी ट्रेड को किस तरह देख रहे हैं? पाक अफगान जो ट्रेड होगी, अब इसमें कोई बेहतरी की तरफ कदम होगा? मैं तो इस क्या तरफ क्या हुकूमत स्टेप ले सकती है बेहतरी की तरफ, इसको अपने बिजनेस को मैं लाने तो चाहता हूं कि फौरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ तजारती सनतकारी मुआशी माहिदे करे, तजारती सनती ना उनके साथ फौरी तौर पर माहिदे कर ले। और दूसरी बात है कि अब जो प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ, अब एक पूरा एक मुल्क बनने जा रहा है, तो फॉर पाकिस्तान इज अ हाईली स्कोप, हमारे लिए तो बहुत ही पोटेंशियल हमें नजर आता है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत ही पोटेंशियल है हर काम के लिए। आपके पास इतना काम इस मुल्क में आ जाएगा कि आप बोलेंगे हो क्या रहा है, क्योंकि आप देखें ना आपके नेबर में एक पूरा मुल्क ने बनना है। जी जी। दूसरी बात ये जो प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा जितना माल अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड में जाना है, जी जी। तो अगर वो वापस आ गया तो फिर हमारे मुल्क की इंडस्ट्री का क्या होगा? तो मैं ये फौरी तौर पे जो तजवीज रशियन स्टेट्स हैं जितनी भी हैं, अफगानिस्तान के रास्ते से रसाई वहाँ आसान- जी जी पाकिस्तान के साथ आसान है, रसाई कर सकता है पाकिस्तान वहाँ तक। बिल्कुल। अब मेरी एक बहुत तजवीज़ है हुकूमत पाकिस्तान को कि फौरी तौर पे पाकिस्तान पे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ताकि अगर अफगानिस्तान से जो प्रोडक्ट जा रही हैं अगर वहीं से वापस आ गई जी जी। तो फिर हमारे मुल्क की इंडस्ट्री किधर जाएगी? तो फौरी तौर पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाए, हमें पता लग जाए ये। और देखो ना, इसके लिए इससे ये भी फायदा होगा कि हमारा जो रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन है कि वो भी देखो ना, वो तो सारा हमारे स्मगल होकर वापस आ जाएगा, तो हमारा तो रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एट द बॉर्डर साइड। खुरम साहब, जिस तरह अभी आसम साहब ने बताया था, 2018 तक हम जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है उसमें 156 नंबर पे थे। इन 3 सालों में हम 108 नंबर पे आ गए हैं। या इसका मतलब 300 जो स्टेप पाकिस्तान ने लिए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, तो ये जो लोगों को नहीं है पता, आम लोगों को नहीं है पता, लेकिन ताजिर बरादरी तो ये जानती है। फिर क्यों नहीं हुकूमत के साथ ये कंधा मिला के चलते हो? नहीं, बिल्कुल आसिफ साहब बिल्कुल ठीक बात की है। अब दुनिया का कॉन्फिडेंस आ गया है, दुनिया में पाकिस्तान के बारे में बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स आई, रिव्यूज, दे आर वेरी पॉजिटिव रिव्यूज अबाउट पाकिस्तान एंड पीपल आर कमिंग अ लॉट ऑफ दुनिया से लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। उसको हमें और आगे अवेयरनेस इमेज जो हमारी उसको अच्छा करने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर जो हमारे जितने भी कमर्शियल अटैचेस हैं पूरी दुनिया में बैठे हुए, दे हैव टू प्ले द रोल, दिस इज द राइट टाइम टू प्ले देयर रोल। पूरी दुनिया में लोगों को पता है हमारा मुल्क कितना अच्छा है, और अंदर जिस तरह हम टूरिज्म को प्रमोट करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर वो टूरिज्म की बात करते हैं, इसी तरह मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि इस वक्त दिस इज द राइट टाइम पाकिस्तान में। लेकिन हम कोविड को मैंने बहुत कंट्रोल किया, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया। इसी तरह हम हमारी इंडस्ट्री को भी प्रमोट करें तो बहुत पोटेंशियल है। साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमाते हैं, लोग जन्नत के तलबगार हैं लेकिन अमल नहीं करते। लोग टैक्स नहीं देते लेकिन वो जो सहूलियात मांगते हैं वो बढ़ चढ़ कर मांगते हैं, टैक्स की तरफ नहीं आते। ये क्या वजूहत है?
तो ये तो बात बिल्कुल सही बात है ना। अब हमारे पास भी अगर चैम्बर्स में और बहुत सारे अक्सर हमें दोस्त मिलते हैं, कहते हैं हमें FBI वाले तंग कर दिए, लोग तंग करते। तो मैंने कहा यार, अगर हमने आपकी बात करी तो हमें ये भी तो बताओ ना, आपके मार्केट के कितने लोग रजिस्टर्ड है। मार्केट में तो एक बंदा भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनकी बात कैसे की जाए। जी जी, सही कह बात रहे तो हैं उसकी की जाएगी ना जो टैक्स में रजिस्टर्ड है, जो एनटीएन होल्डर ही नहीं हुकूमत से है। भी शिकवा वो कर सकता है जो वोट डालता है। अगर जिसने वोट ही नहीं डाले किसी को, तो वो शिकवा भी हाँ क्या जी जी करेगा। जी, ऐसे ही अगर है। वो रजिस्टर्ड ही नहीं है वो टैक्स निज़ाम में, फिर टैक्स देने की बात भी कैसे कर सकता है। और टैक्स में पता नहीं लोग घबराते क्यों हैं। टैक्स तो देखो ना, आप कमाएंगे तो टैक्स देंगे, प्रॉब्लम किस बात का। आप कारोबार कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट आप मुहैया समझते कर हैं रही जो है, आप टैक्स निज़ाम है इसमें कोई खामियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। खामियां है थोड़े से उसके अंदर, ऐसी भी ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन जिस बंदे ने कोई गलत चीज डिक्लेयर नहीं करनी, तो गलत काम नहीं करना, तो उसके लिए तो कोई खामी नहीं है। सही कह रहे हैं एज फार एज जो छोटी मोटी, चलो जब आपकी नीयत सही है, आप उस पैरामीटर पे पूरे उतर रहे हैं, तो फिर आपको तंग किसी ने करना है। जी जी, चोरी करनी है तो बाकी वो केस बात बना है ठीक ना। है, जी उसके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमें टैक्स में बहुत ज्यादा, हमारे जो टैक्स के फॉर्म्स है दे आर वेरी डिफिकल्ट। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो इंटरलिंक्ड हैं, और फिर हर बात का आप कहाँ से उसकी जस्टिफिकेशन कहाँ से लेकर आए, कुछ हमारे पास नहीं है, कुछ टैक्स डिपार्टमेंट के पास जस्टिफिकेशन नहीं है। जी तो जी। फिर वो इस बीच में ये लड़ाई चलती रहती है, तो हर चीज डिलेज हो जाती है। बट लेकिन ऐसा ऐसी भी कोई बात नहीं, जो लोग वैसे जो लोग टैक्स नहीं देते एहतजाज भी वही करते हैं, वो है FBI के खिलाफ एहतजाज भी सबसे ज़्यादा उनका ही होता है। आसिम साहब, जो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी है, जो मुतारफ़ करें कि जो हमारे FATF है, फैटअप है जिसको हम कहते हैं, इससे इसके कानून को मुतसादम तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कोई ये अगर इन पर 10 पैरामीटर पर अमल किया जाए तो जो फैटअप है उसके अमल मुतासर हो। देखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इवन फैटफ की जो कंडीशंस हैं जी जी। वो हमारी फर्दर इम्प्रूवमेंट की राह में एक रुकावट भी है। ठीक है। क्योंकि फैटफ की बाज़ कंडीशंस जो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं वो इतनी सख्त किस्म की हैं कि हमारा बैंकिंग का जो निज़ाम है उसका जो प्रोसेस है ना वो शॉर्टन नहीं हो पाता। ठीक है। अगर एक नई कंपनी ने एक अकाउंट ओपन करना है तो बैंकर मजबूर है उसने KYC अपना कंप्लीट करना है। ठीक है। और उसका KYC उसकी ब्रांच से शुरू होता है और दूसरी ब्रांचेस जो उसके अपने कंट्रीज़ में है, लाइक HBL है, तो वो अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर HBL कॉर्पोरेट ब्रांच में ओपन करना चाहता है तो इवन बैंक भी अपना KYC पूरा कंप्लीट करेगा और बाहर के कंट्री में जो उसकी ब्रांच है उसको फॉरवर्ड करेगा डॉक्यूमेंट अपने, और उसके बारे में उसका डायरेक्टर्स के बारे में सारा वेरीफाई करेगा। तो ये इसलिए ज़रूरी है। पैरामीटर लिए हैं इस पे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे। जी एग्जैक्टली, बैंकिंग सिस्टम ने बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स लिए हैं। उन्होंने जो लोन सैंक्शनिंग है उसको बड़ा आसान बना दिया है, और उसके अलावा आप जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो LCs ओपन होती हैं उसको बड़ा ईज़ कर दिया उन्होंने। ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो फैटअप की कंडीशंस हैं वो बड़ी एक सख्त किस्म की कंडीशंस हैं और उसकी कंप्लायंस बैंकर को करनी पड़ती है। जब तक ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान नहीं निकलता तो मजबूरी है हुकूमत की। यही तो वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो हुकूमत है आम आदमी को रिलीफ देने में नाकाम है। नहीं, जो फैटअप की कंडीशंस हैं उसका ताल्लुक प्योरली बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, बिकॉज वी हैव टू कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग। हमारे जब वो कास्ट महंगी होगी तो महंगाई का तूफान तो बरपा होगा ना। इसी यही वजह है, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। ब्लैक जो मनी है वो उसमें बेसिकली जो उसकी मूवमेंट है अदर देन बैंकिंग चैनल, जी जी। उसको अभी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज जब पैसा बैंकिंग चैनल के जरिए रूट नहीं होता तो फिर लीगल बिजनेस में भी नहीं लगता। ठीक है। यू विल बी इन्वेस्टिंग इन वेपन्स, यू विल बी इन्वेस्टिंग इन इलीगल बिजनेसेस, वो उसी तरह कमाएंगे, इलीगल रिसोर्सेज के जरिए बाहर जाएगा और वहाँ से फिर फॉरेन रेमिटेंसेस के जरिए पाकिस्तान आ रहा था। ठीक है। तो ये चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपेरेंटली देखने में बाहर से पैसा पाकिस्तान आता है और वो फॉरेन रेमिटेंसेस होती हैं, बट अगर उसका ट्रेल देखें तो वो ये भी है कि ब्लैक पैसा जो काला धन है वो यहीं से बाहर गया था। सो उसको अब काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसमें जो हमारा वापडा है या इकोनॉमिक जोन्स हैं, CPEC है, वो भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से कोई उसमें कोई पैरामीटर जी है, बिल्कुल, ईज ऑफ लेकिन डूइंग ब्रेक से बिजनेस बाद आपसे जवाब लूंगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी आसिम साहब, जो बाकी इदारे हैं जिसमें CPEC अथॉरिटी है, जैसे इकोनॉमिक जोन्स हैं, जी जी, ये इदारे आपस में इंटीग्रेटेड हैं। जैसे इस वक्त जितने भी इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं, इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बन रहे हैं, उसमें जब लैंड एक्विजिशन के बाद जब बारी आती है कनेक्शन लगाने की तो वापडा ने उसमें फैसिलिटेट किया हुआ है। और जैसे फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन है तो उसमें सारा वन विंडो ऑपरेशन है, आपको सारी की सारी अप्रूवल्स उधर से ही मिलेंगी। अगर कोई इन्वेस्टर जाता है और लैंड एक्वायर करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगानी है और दूसरी अप्रूवल्स वगैरह लेनी है तो वो सारे लोग अंदर ही मौजूद हैं, उनको उधर ही फैसिलिटेट किया है। They have been integrated। इसमें शामिल है।
जी एग्जैक्टली ऐसे ही है बिल्कुल। लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी अपना ऑफिस और अपना जो ऑफिस है वहाँ पे अथॉरिटी के अंदर बनाया हुआ है, जोन्स के अंदर बनाया हुआ है। तो इकोनॉमिक जोन्स की हद तक ये आपस में इंटीग्रेट हो गए हुए हैं और बड़ा इजी प्रोसेस है अब। और उसी की बेस पे फिर आप एफबीआर में एग्जाम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमिक जोन्स के लिए डिफरेंट इकोनॉमिक जोन्स के लिए डिफरेंट है। जैसे गवादर में इकोनॉमिक जोन्स हैं तो उनके लिए 23 साल की एग्जाम्शन है। बाकी जगहों पे जो है किसी के लिए 5 ईयर है, किसी के लिए 10 ईयर्स है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो 10 साल के लिए। जैसे जीबी में गिलगित बल्तिस्तान में या एजेके में अगर है तो वो 10 ईयर्स तक है। इसी तरह ग्वादर में चले जाएंगे तो एज आई टोल्ड यू 23 ईयर्स तक है। तो इदारे आपस में इंटीग्रेट हुए हैं काफ़ी हद तक, और पहले जैसे माहौल नहीं है अब कि जी हर चीज़ मैनुअल है और एक के टेबल से अगर आपने फाइल दूसरे की टेबल पे पहुंचानी है, जो रेड टेपिज्म जिसे कहते हैं, वो हिसाब नहीं है। ऑटोमेशन हो रही है, सिस्टम बेस्ड चीज़ें आ रही हैं और जस्ट ऑन वन क्लिक चीज़ें ट्रैवल करती हैं। अच्छा, जो फाइल्स पड़ी नहीं तरक्की रहती। ममालिक हैं जितने भी हमारे हैं, उनमें पाकिस्तान जिस तरह आप बता रहे हैं कौन से नंबर पर है? 70वें नंबर पे। 70वें नंबर पर। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से इनमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किसने किया है? देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से जो सबसे ज़्यादा तरक्की है वो वियतनाम ने की है इस वक्त। उनकी एक्सपोर्ट्स की अगर आप रेशो देखें तो वो 150% से ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। ठीक है। वियतनाम ने जो उन्होंने आज़ादी हासिल की है वो रिसेंटली कोई 25-30 साल पहले की बात ही है, इससे पुराने नहीं है वो। और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमी पे काम किया, बजाय कि वो उसी तरह वार्स में रहते हैं। और दूसरी जैसे अफगानिस्तान है फॉर द टाइमिंग, तो यही कहा जा सकता है कि वो वार्स में ही रहे हैं। सो वियतनाम ने ऑल टुगेदर अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, दे इंटरेक्ट विद द पीपल। फॉरेन इन्वेस्टर जो आता है इधर, वो अपना कॉन्ट्रैक्टर को इन्फोर्स नहीं कर पाता, क्या वजह? उसमें आप क्या समझते हो? चैम्बर मेरा ख्याल से ये चाहिए या क्या देखें, होना क्या चाहिए? जब किसी के साथ कोई चीटिंग होती है तो उसके साथ ऑप्शन जो होती है ना वो जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है। लेकिन पॉइंट तो ये है ना कि ये चीटिंग हो क्यों रही है? अगर कोई गेस्ट आया है किसी जगह पे तो ये चीटिंग नहीं होनी चाहिए उसके साथ। हाँ, ये बेसिकली बिहेवियरल इशू है जो यहाँ के लोगों का है, और ये अच्छा बिजनेसमैन ऐसा नहीं करता। जो मौसमी कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और जो अपने आप को थोड़ा गुंडा टाइप फील करते हैं वो लोग हैं। लेकिन उसके अलावा भी नॉर्मल जगहों पे भी अगर वो फॉरेनर्स ट्रैवल करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो छोटी छोटी जगहों पे लोग उनसे झूठ बोलते हैं और जो फेयर चीज़ है वो नहीं बताते। जिस तरह अभी खुरम साहब ने बताया था, कुछ 40 इदारे आके खड़े हो जाते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन उसकी होती है, कारोबार का अभी लैंड उसने अपने रिक्वायर की है तो 40 इदारे आ जाते हैं। ये तो नहीं खौफ? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि दो तरह से चीज़ें हैं। एक तो चीज़ वो है जो आपके जिसमें ऑफिसर्स इंगेज होते हैं जो अप्रूवल्स देते हैं। ठीक है। जब वो अप्रूवल्स दे देते हैं आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोअर लेयर है, जी। वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोगों को बहुत तंग करते हैं। जैसे मैं एक मिसाल दूंगा, लेट्स से प्रोफेशनल टैक्स का एक बंदा है, वो ऐसे ही विजिट करता हुआ किसी के पास जाता है और उसे कहता है कि जी मतलब आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपको इतना जुर्माना होगा, देन ही आस्क फॉर ब्राइब एज वेल। सो ये हो रहा है हमारे यहाँ। तो इस तरह मतलब लोग जो लोअर लेवल के, जो लोअर रैंक्स पे होते हैं। चैम्बर हैं जितने हमारे पाकिस्तान में, ये कोई इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, अगर चैम्बर्स कर सकते हैं तो वो किस तरह? चैम्बर्स अपना किरदार अदा करती रही हैं और बहुत अच्छा रहा है। जो एग्जीबिशन का कॉन्सेप्ट है, फिर जो बिजनेसमैन अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट है, वो चैम्बर्स ने तो इवॉल्व किया। और चैम्बर्स ही इदारों के साथ काम करके, जैसे SCCP के साथ है, जैसे FBR के साथ काम करके अवेयरनेस सेशंस करते हैं ये लोग। और एग्जीबिशंस पहले हो रही थी, अभी तो ज़ाहिर कोविड की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। वो तो ऑनलाइन तक हो गया। इससे पहले तो हमारे यहाँ भी एक्सपो हुई है, जैसे अभी दुबई में होने जा रही है एक्सपो। वो 2020 थी लेकिन अभी लेट हो गई। हमारे यहाँ भी एक्सपो होती रही हैं, फार्मास्यूटिकल वाले एक्सपो करते रहे हैं और कटलरी वाले एक्सपो करते रहे हैं, लेदर वाले हैं। तो ये वी आर होपिंग कि अब जैसे ही कोविड से हम बाहर आएंगे ये चीज़ें दोबारा इवॉल्व होंगी। और चैम्बर्स जो हैं इसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है और फॉरनर्स को लाने में बहुत ज़्यादा एक्टिव, बिकॉज वो इनविटेशन लेटर इशू कर सकते हैं फॉरनर्स को और उनके ताल्लुकात हैं, ताजर बरादरी के ताल्लुकात लेके आते हैं ना। 3 साल का जब वो मुवाजना करते हैं, 3 साल में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं बजाते खुद तो बहुत सेटिस्फाइड, मेरा ताल्लुक इसी से। हम लोग फॉरनर्स के लिए कंपनीज एस्टैब्लिश करते हैं, उनको रन करते हैं और हम फैसिलिटेट करते हैं, बिकॉज दे ब्रिंग देयर कमर्शियल टीम ओनली। अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशनल साइड पे हम लोग देख रहे होते हैं। सो व्हाट आई बिलीव कि ये गवर्नमेंट ने जितने स्टेप्स इस वक्त लिए हैं वो अप्रिशिएबल है और आउटस्टैंडिंग है और चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं। SCCP लेवल पे, FBR लेवल पे जो ऑटोमेशन हुई है। स्पेशली आपको पता है कि किसी दौर में सेल्स टैक्स नंबर जो एक लेना है वो बहुत डिफिकल्ट था। अभी जस्ट एक 1 क्लिक के ऊपर सेल्स टैक्स नंबर है, उसके बाद हम इम्प्रेशन लगाना है आपने, और सेल्स टैक्स नंबर के बारे में कहा जाता है कि ये ब्लैंक चेक है आपको, बिकॉज यू आर एंटाइटल्ड टू चार्ज 17% टू अदर पार्टी। तो 17% आप उससे पकड़ लेंगे और फिर इनपुट टैक्स एडजस्ट करना है। तो अभी इसको बहुत ज़्यादा इजी किया है। शबर ज़ैदी साहब के दौर में ये किया गया था, ऑटोमेशन की गई थी, सेल टैक्स नंबर बड़ी इजीली मिल जाता।
तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ चेंज फ्रॉम FBR। इस तरह की और BCO हैं, जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए अब लाइनों में हमें खड़ा नहीं होना पड़ता, पोर्टल के ज़रिए जो बैंकिंग का पोर्टल है वहाँ से पेमेंट्स कर सकते हैं। क्रॉस चेक भी है, लेकिन ATC मोड के ज़रिए बड़ी इजीली हम अपने बिजनेस के अंदर, ऑफिस के अंदर बैठ के पेमेंट वैसे आसम साहब, जिस तरह NTN बंदा लेता है, उसके साथ ही तमाम इदारों से, एनवायरनमेंट के इदारे हैं, सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, UOIBI है, जितने भी इदारे हैं, इनके साथ सबके साथ लिंक नहीं हो सकता, बार बार उसको जाके महकमे तंग करें, वो पहले ऑनलाइन पर हो। देखिए ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अभी UOBI सोशल सिक्योरिटी लिंक हो गया हुआ है SCCP के साथ। जी दे आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन और अकॉर्डिंगली उनके पास एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन भी जाएगी और वो साइट्स पे विजिट करते हैं। जी जो बाकी इदारे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे एनवायरनमेंट का आपने नाम लिया, विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा। अभी एक जो यूनिक नंबर है, जैसे NTN है तो NTN ही उस बंदे का STRNB कहलाएगा, उसको सेपरेटली एक नंबर पहले एलोकेट होता था, उसकी ज़रूरत नहीं रही। सो जस्ट लाइक CNAC, एक बंदे का सिर्फ NTN, वो सब जगह वही ट्रैवल करेगा, उसके ज़रिए सारा रिकॉर्ड उसका पैच होगा। इसी तरह बाकी इदारे भी आएंगे, बाकी इदारे भी ओवर द पीरियड लिंक होंगे, हम दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह इंटीग्रेशन में जाएंगे। यानी कि टाइम लगता है किसी Exactly, अगर 3 साल में हमने 300 रिफॉर्म्स कर लिए हैं, ये भी छोटी बात नहीं है। खुर्रम साहब, क्या तजवीज़ है हुकूमत की तरफ से? हर बंदा तो कहता है हुकूमत ये भी सहूलत करे, क्योंकि आम बंदे का जो मसला है वो तो रोटी कपड़ा ही है। वो महंगाई की वजह से आम आदमी परेशान है, जिसको हुकूमत आज तक रिलीफ देने में तकरीबन कमज़ोरी नज़र आई है। लेकिन महंगाई जिस तरह तूफान बढ़ रहा है, आप क्या समझते हैं कौन सा स्टेप हुकूमत को लेने चाहिए? मुझे तो लगता है दिस इज द राइट टाइम हुकूमत को ना SME को सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, इस वक्त बहुत पोटेंशियल है। देखें ना, पाकिस्तान में हमारे पास हर चीज़ हमें पता लगता है इम्पोर्ट हो गई है और हम इम्पोर्ट को कर्टेल भी कर रहे हैं। तो दिस इज द राइट टाइम टू सपोर्ट द SME, वो आगे आ जाएगी। हम हर चीज़ बना सकते हैं, सब हमारे पास सारा पोटेंशियल है, पाकिस्तान में किसी बात की कमी नहीं है। ठीक है, हम हर चीज़ है। एंड इफ वी गिव अ लिटिल सपोर्ट, थोड़ा सा हमारे लोग जो ना वो भी थोड़ा सा आगे हैं। हमारे लोग भी ना थोड़ा सा R&D नहीं करते, थोड़ा सा R&D पे ध्यान दें, तो अपने भी थोड़ा सा आगे हैं, थोड़ा सा R&D रिसर्च वर्क थोड़ा सा करें। एंड दे शुड कम फॉरवर्ड टू द चैम्बर्स, टू एसोसिएशंस, वहाँ से अपनी बैकअप इन्फॉर्मेशन ले। तो आई मीन देयर इज वेरी हाई पोटेंशियल। अब मुझे देखो ना, मैं कहता हूँ कि जो अमेरिका हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक $1 शॉप होती है, तो $1 शॉप पर बिकता क्या है? हर वो चीज़ तो पाकिस्तान के गाँव देहात हर जगह बन सकती है, तो उसके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ उसके तो टर्नओवर है $1 शॉप का। अब $1 शॉप बेचता क्या? $1 का आता क्या है? कुछ भी। $1 में कुछ नहीं आता। $1 में क्या आता है? तो $1 की हर चीज़ आप पाकिस्तान में बना के एक्सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम किधर है? आपके पास हर चीज़ पोटेंशियल, आपके पास आप स्लीपर्स बनाएं, जूते बनाएं, चप्पलें बनाएं, की चेन्स बनाएं, मतलब वॉलेट्स बना लें, बैग्स बना लें, पेन पेंसिलें बना लें, हर चीज़ दुनिया में बिकती है, हर चीज़ का पोटेंशियल है। एक्सपोर्ट हमारी ज़्यादातर कहते हैं हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरिट पे नहीं उतरती, वो क्राइटेरिया उनका नहीं है वो जो उनके मुकाबला कर सके, हमारी प्रोडक्ट मुकाबला नहीं करती, इसलिए आलमी मंडियों तक रसाई हमारी कम है। ताजिर बरादरी का एक शिकवा भी रहता है। नहीं सर, ऐसी बात में हम बिल्कुल भी नहीं है। हमारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है एंड दे आर क्वालिटी ओरिएंटेड। हमारा लेदर पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, दुनिया में वक्त गुजरा, दुनिया कास्ट में ऑफ एक नाम होता ज़्यादा था। हमारे पाकिस्तान में, इसलिए या टैक्सेस की शरह ज़्यादा है, बिजली ग्रेड ज़्यादा है, इसकी वजह वो बाहर से चीज़ें वो सस्ती पड़ जाती हैं, यहाँ महंगी पड़ती हैं। नहीं, बाहर से सस्ती तो नहीं पड़ती, बट वो खैर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इससे ज़्यादा है हमारे बिजली पानी गैस के। तो अगर रीजनल कंट्रीज से हम उसे कंपेयर करें तो वी आर पेइंग हाई प्राइस। अब तो हम गैस की और बिजली की प्राइस हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें कॉस्ट ऑफ बिजनेस में ज़्यादा इशू आता है। वो तो आपका सेक्टर भी जीरो रेटेड में आता है। जीरो रेटेड सेक्टर ने जितनी तरक्की की है इस 2-3 सालों में, दूसरे सेक्टर को भी ज़रूरत है ये सहूलियात। बिल्कुल है सर, बिल्कुल ज़रूरत है। आप जीरो रेट पे रखें लोगों पे, आप मतलब जीरो रेट पे पाकिस्तान के एनर्जी में गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो बिजनेस गवर्नमेंट को रिलीफ दे थोड़ा सा, ताकि हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे कॉस्ट मैच करें। हमारा इंडिया है, बांग्लादेश है, हमारे जो रीजनल कंट्रीज है आसपास, हम उसको किस तरह कॉम्पीट करेंगे जी अगर जी, हम ये चीज़ बढ़ती जाएगी तो। ये आपने सही कहा आसिम साहब। वैसे हमारे बिजली के रेट जितने, गैस के भी ये रेट बहुत ज़्यादा हैं, बढ़ते ही रहते हैं, जिनका कोई एक प्लानिंग होती है साल की। एक ताजर करता है साल में इतने मैंने टैक्स देने हैं, ये इतने मेरे बिल्स आएंगे, लेकिन वो हर जब माह उनके रेट्स बढ़ जाएंगे उसकी सारी प्लानिंग ख़राब हो जाती है, वो डिस्टर्ब होता है। इसी वजह से वो खौफजदा हो जाता है, डिपार्टमेंट से भी हुकूमत से भी यही उसका शिकवा भी होता है, हुकूमत सहूलत नहीं दे रही। इसको किस तरह आप देखते हैं, किस तरह बेहतर तरफ लाया जा सकता है? क्या अलमिया ये कि हम लोग पहले सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे थे, जैसे खुरम साहब ने बताया। अभी हम लोग कर्टेल तो उसको कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल हमने SMEs के लिए पैकेज तो इंट्रोड्यूस करवाया, बट कैपेसिटी बिल्डिंग उस तरह से हो नहीं रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है ताकि रॉ मटेरियल्स इंटरनली अवेलेबल हो। बहरहाल जो आप
फ्यूल बेस इलेक्ट्रिसिटी है उसका हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई हल नहीं है, क्योंकि हम IPPs पे चल रहे हैं और वो जो रेंटल पावर है वो बहुत महंगी है। सो अकॉर्डिंगली पाकिस्तान ने अभी एनर्जी पॉलिसी, जो इनके रेट बढ़ते हैं ये सबसे ज़्यादा हड्डा है। एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है जब वो बढ़ जाएगी आपकी प्रोडक्ट कम्पिटिटिव नहीं रहती ना और इंटरनेशनल मार्केट में। जी जी। और हम लोगों की प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज तो हम लोगों की प्रोडक्ट कम्पीट कर रही होती है, बट कॉस्ट हमारी ज़्यादा है। चाइना की कॉस्ट कुछ भी नहीं है, इसलिए कि इलेक्ट्रिसिटी का मसला नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कम है, लेबर कॉस्ट कम है। हमारे यहाँ ये इश्यूज़ हैं बहरहाल कि हमें अगर IPP वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, फिर शटडाउन्स काफ़ी हैं और उसका हमें अल्टरनेट जो है ना जेनसेट लेना पड़ता है, जो जनरेटर की सप्लाई है वो करनी पड़ती है। दैट इज़ ऑल्सो फ्यूल बेस्ड और एक्सपेंसिव है। आसिम साहब आपको बहुत शुक्रिया, खुरम साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, आज हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी पर गुफ्तगू की है, जिसमें एक हमारे एक्सपर्ट ने आज बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। इन 3 सालों में हुकूमत ने 300 ऐसे स्टेप लिए हैं। जो 156 नंबर पर पाकिस्तान था, आज वो 108 नंबर पर है। अच्छे स्टेप हैं। अगर हुकूमत का साथ अवाम दे, ताजिर बरादरी दे, इससे भी बेहतर स्टेप लिए जा सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।